देहरादून से आपको बड़ी जानकारी दे आईएएस अफसर रामविलास यादव से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। पुलिस रिमांड के लिए जल्द दाखिल हो जाएगी अर्जी। विजिलेंस की टीम बहुत जल्द कोर्ट में दे सकती है याचिका। आय से अधिक संपत्ति के मामले में न्यायिक हिरासत में रामविलास यादव हैं और आगे की पूछताछ के लिए रामविलास यादव की रिमांड लेने की अर्जी की तैयारी है। विजिलेंस की टीम चाहेगी कि पुलिस रिमांड मिले, ज्यादा से ज्यादा वो पूछताछ कर सके, खुलासे हो सके और आय से अधिक संपत्ति का ये मामला है। न्यायिक हिरासत में रामविलास यादव हैं, लेकिन अब रिमांड लेने की कोशिश होगी विजिलेंस की टीम की और इसी मसले में अर्जी दाखिल करने की कोशिश। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी देहरादून से पंकज राणा जुड़ चुके हैं। पंकज, न्यायिक हिरासत में तो रामविलास यादव हैं, लेकिन कोशिश यही है विजिलेंस टीम की कि वो पुलिस रिमांड ले सके उनकी और ज्यादा से ज्यादा खुलासे कर सके। बिल्कुल जय, देखिए 6 जुलाई तक रामविलास यादव पुलिस जेल में बंद हैं और उसके बाद उनकी जो आगे की कार्रवाई है उसमें की जानी है, क्योंकि विजिलेंस से जो पिछले दौरान सवाल पूछे गए थे और जब तमाम जवाब मांगे गए थे तो उनके जवाब रामविलास यादव वो नहीं दे पाए थे। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि आज संभवतः न्यायालय में विजिलेंस अपनी अर्जी दाखिल कर सकती है और पुलिस रिमांड मांग सकती है, क्योंकि जो पिछले दौरान सवाल जवाब हुए थे उसमें किसी भी सवाल का जवाब रामविलास यादव नहीं दे पाए थे। इसीलिए विजिलेंस ये चाह रहा है कि फिर से एक बार उनको पुलिस रिमांड मिल सके और उनसे जो पूछताछ की जा सके। लेकिन इसमें दो बड़े अहम पहलू ये भी हैं कि जिस तरह से रामविलास यादव ने पिछले दौरान जब उनसे पूछताछ की जा रही थी, उन्होंने अपनी पत्नी को भी कहा कि उनके नाम जो संपत्ति है उनका जवाब उनकी पत्नी ही दे सकेंगी। तो ये भी माना जा रहा है कि पुलिस उनकी पत्नी से भी पूछताछ कर सकती है विजिलेंस। तो इन तमाम सवालों का जवाब के लिए विजिलेंस की ओर से आज न्यायालय में अर्जी दाखिल की जा सकती है। न्यायालय की यदि अनुमति मिलती है तो पुलिस रिमांड फिर मिलेगी रामविलास यादव की और फिर जो विजिलेंस है वो विजिलेंस तमाम जो सवाल हैं जो उन्होंने एक पूरा पुलिंदा बना रखा है, पूरी पुलिस की ओर से जो सवाल जवाब किए जाने हैं उसकी पूरी जो वो है उससे सवाल जवाब किए जाएंगे और तमाम तरह की कोशिश ये की जा रही है कि विजिलेंस पूरी तरह से अपनी रिमांड में रामविलास यादव को ले ले। तमाम सवाल के जवाब हैं वो ले जाने हैं। आज से अधिक संपत्ति मामले में जिस तरह से ये पहली मरतबा हुआ है, पहली बार उत्तराखंड में हुआ है कि एक आईएएस अधिकारी को जेल हुई है, उससे साफ जाहिर है कि जो दूसरे अधिकारी हैं उनमें भी कहीं ना कहीं संदेह बना हुआ है, उनमें भी कहीं ना कहीं टेंशन है कि अगर आगे भी जांच चलती है तो कई अधिकारी उनके दायरे में ना आ जाए। इसलिए कोशिश की जा रही है कि रामविलास यादव से तमाम जो सवाल हैं उनके जवाब ले लिए जाएं। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि आज न्यायालय में विजिलेंस की ओर से अर्जी दाखिल की जा सकती है और यदि रिमांड मिल जाती है विजिलेंस को तो तमाम सवाल जो विजिलेंस ने अपनी ओर से तैयार किए हैं उनके जवाब रामविलास यादव से पूछे जाएंगे। जी और पंकज, लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि कई मामलों में शिकंजा उनके परिवार पर भी कसता जा रहा है, तो परिवार को लेकर क्या अपडेट है? उनकी पत्नी से पूछताछ करने की कोशिश की गई, उसके अलावा क्या किसी और का नाम शामिल है इसमें जिससे पूछताछ हो सकती है विजिलेंस की तरफ से? अजय, देखिए अभी कोई दूसरा नाम इसमें नहीं आया है कि दूसरे किस व्यक्ति से इसमें पूछताछ की जानी है, क्योंकि जो भी संपत्ति हैं वो या तो रामविलास यादव के अपने नाम पर हैं या फिर उनकी पत्नी के नाम पर हैं। 500 गुना संपत्ति पिछले दौरान उनकी बढ़ी है जब सब वो पूरी तरह से अपनी नौकरी के दौरान रहे हैं। इसमें साफ तौर पर जिस तरह उन्होंने खुलेआम विजिलेंस के सामने एक बात कही कि जो भी संपत्ति है या तो उनके नाम पर है या फिर उनकी पत्नी के नाम पर, लेकिन ये अर्जित कहाँ से की गई है, क्या इसका आधार रहा है अर्जित करने का, वो उसका जवाब नहीं दे पाए थे। लेकिन विजिलेंस को उन्होंने इतना जरूर कहा था कि उनकी पत्नी के नाम जो संपत्ति है उस संपत्ति की जानकारी उनकी पत्नी ही देंगी। तो ये माना जा रहा है कि विजिलेंस को यदि रामविलास यादव की रिमांड मिल जाती है तो पहले वो उनसे पूछताछ करेंगे और ये जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे कि जो संपत्ति अर्जित की गई है उनके दौरान वो संपत्ति किस आधार पर हुई है, इतना धन उनके पास कहाँ से आया। उसके बाद ये भी माना जा रहा है कि जो उनकी पत्नी के नाम संपत्ति है उसके बाद उनकी पत्नी से भी पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि रामविलास यादव अभी तक किसी भी सवाल का जवाब बेहतर तरीके से नहीं दे पाए हैं, ठीक तरीके से नहीं दे पाए हैं। इसलिए माना जा रहा है कि अगर विजिलेंस को सवालों के जवाब लेने हैं तो रामविलास यादव के साथ साथ उनकी पत्नी से भी पूछताछ करनी होगी। इसलिए क्या रिमांड मिल पाती है विजिलेंस को, ये देखना होगा। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी कुछ खबरों पर आपको अपडेट देंगे। और वहीं उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं। 14 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर आज बड़ी बैठक होने वाली है। बड़ी जानकारी दे दे आपको, बड़ा अपडेट ये है कि कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ी बैठक होगी। पुलिस मुख्यालय में व्यवस्थाओं को लेकर बैठक आज होने जा रही है। कांवड़ यात्रा की तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। यूपी, उत्तराखंड समेत कई राज्यों के अफसर इस बैठक में मौजूद होंगे और इस बैठक में कांवड़ यात्रा के दौरान तमाम सुरक्षा इंतजामों को लेकर चर्चा की जाएगी। मुख्य रूप से इस बैठक में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान और दिल्ली के पुलिस अधिकारी मौजूद होंगे।
तो कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ी बैठक आज होने वाली है। बड़ी जानकारी आपको इस वक्त दे रहे हैं। पुलिस मुख्यालय में व्यवस्थाओं को लेकर बैठक। और पंकज लगातार हमारे साथ बने हुए। पंकज, कांवड़ यात्रा को लेकर आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जानकारी दीजिएगा कब ये बैठक होगी और किस किस राज्य के अफसर इस बैठक में पहुंचेंगे? ये देखिए तकरीबन 12:30 बजे के करीब PHQ में ये बैठक होनी है। इसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के तमाम आला अधिकारी इस बैठक में रहने वाले हैं, क्योंकि 14 तारीख से सावन का महीना शुरू हो जाएगा और उत्तराखंड में जो कांवड़ यात्रा है उसके आने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। इस लिहाज से ये माना जा रहा है कि पहले से ही जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त कर लिया जाए, क्योंकि कांवड़ यात्रा के दौरान इस बार भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से कांवड़ यात्रा नहीं हो पाई थी। लेकिन इस बार यात्रियों की संख्या ज़्यादा होगी, इसलिए पहले से ही व्यवस्थाओं को मुकम्मल किया जा रहा है। हरिद्वार जिला प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा हुआ, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका रहती है वो पुलिस डिपार्टमेंट की रहती है। पुलिस को जो तमाम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल के जो बॉर्डर एरियाज हैं उनसे जो तमाम कांवड़ यात्री आ रहे हैं उनसे भी अपील की जाती है कि पूरी तरह से व्यवस्थाओं को बेहतर किया जाए। और जो एक शिव भक्त आते हैं वो पूरी तरह से अपनी जो यात्रा में आते हैं तो कई तरह के हुड़दंगों की संभावनाएं आती हैं। डीजे वो लेकर आते हैं, कई तरह से बाइकों से आते हैं, तो ट्रैफिक को लेकर भी दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए उनसे बार बार ये अपील भी की जाती है, उनको समझाया भी जाता है कि कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा का पूरी तरह से ख्याल रखा जाए। इसीलिए ये 3-4 प्रदेश के तमाम जो आला अधिकारी हैं उनके साथ आज ये महत्वपूर्ण बैठक पुलिस मुख्यालय में होने वाली है। इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के आला अधिकारी रहेंगे। उत्तराखंड से भी आला अधिकारी इस बैठक में रहेंगे। और जो एकदम 4 धाम यात्रा की तरफ चल रही है उसके साथ साथ अगर हम कांवड़ यात्रा को देखें तो उससे संख्या बहुत दोगुनी होने वाली है, क्योंकि हरिद्वार में 4 धाम यात्रा के यात्री बड़ी संख्या में आ रहे हैं। उसके अलावा जब इस जुलाई के महीने से जब कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी तो यात्रियों की संख्या डबल हो जाएगी। इस लिहाज से माना जा रहा है कि यात्रियों की संख्या डबल होने के साथ साथ तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त किया जाए। ट्रैफिक की व्यवस्था हरिद्वार में बेहतर की जाए। उसके अलावा होटल व्यवसायी हैं, तमाम अन्य लोग व्यवसायी हैं, उनको भी ये कहा जा रहा है कि वो कांवड़ यात्रा के दौरान सभी व्यवस्थाओं को मुकम्मल रखें और पुलिस का सहयोग करें। तो इसीलिए ये बैठक आज होने जा रही है। जया, चलिए बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर चंपावत से है, जहां चंपावत उपचुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी रविवार को पहली बार रुड़की पहुंचे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के स्वागत में कार्यक्रम रखा था। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड का विकास पीएम मोदी की प्रमुखता पर है और इसीलिए सूबे के विकास के लिए केंद्र सरकार की कई बड़ी योजनाएं संचालित हो रही हैं। के अनुरूप चाहे रुड़की क्षेत्र हो, हमारा हरिद्वार क्षेत्र हो, हमारा उत्तराखंड हो, इसको आगे बढ़ाने के लिए हम और ज़्यादा अपना संकल्प लेते हैं। सभी के प्रति जो है हमारी जो उनकी अपेक्षा है उनकी अपेक्षा अनुरूप हम लोग काम करेंगे, हमारी सरकार काम करेगी। अभी माननीय निशंक जी इस क्षेत्र से लगातार यहाँ की पैरवी करते हैं। अब इनको राज्यसभा में कल्पना दी गई है, वो भी लगातार पैरवी करेंगी। प्रदीप बत्रा जी इस क्षेत्र से लगातार चीज़ों को, मुद्दों को उठाते हैं, यहाँ की समस्याओं के हल के लिए लगातार प्रयास करते हैं। हम मोदी जी के नेतृत्व में श्रेष्ठ उत्तराखंड बनाने के लिए हम सभी लोग कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। और वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में केंद्र सरकार के द्वारा सड़कों का निर्माण कराए जाने, मंदिरों के लिए रोपवे बनाने को लेकर पत्रकारों से बातचीत की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार को धन्यवाद भी किया। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में केंद्र सरकार के द्वारा सड़कों का निर्माण करवाने के लिए महत्वपूर्ण योजना चलाई गई है, जिसके माध्यम से राज्य पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है और ये काफी हद तक महत्वपूर्ण है। उन्होंने योजनाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद किया। हमारा एक ही लक्ष्य है कि सभी यात्रियों की यात्रा सकुशल हो, सभी यात्री सकुशल आएँ, सकुशल जाएं, सुगम आएँ, सुगम जाएं और स्वस्थ रहें। उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि वर्षों बाद, 2 वर्षों बाद कांवड़ यात्रा भी पूरे जोर शोर से होगी। पिछली बार भी जब मानसून आया था और अतिवृष्टि हुई थी हमारी 18 और 19 अक्टूबर को 2021 में, और अभी भी जो है मौसम विभाग ने इस प्रकार की दी है, इसलिए हमने सभी प्रशासन के लोगों को सबको अलर्ट रहने को कहा है। सभी यात्रियों से भी जैसे मौसम विभाग की जिस प्रकार की भी सूचना हो उसी के अनुसार सूचना लेकर उसके बाद ही अपनी यात्रा प्रारंभ करें। मुख्यमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो पहले भारतमाला लेकर आए। भारतमाला परियोजना, जिस परियोजना में उत्तराखंड राज्य को सर्वाधिक लाभ मिला है। इस योजना के माध्यम से उत्तराखंड के एक कोने से सुदूरवर्ती दूसरे कोनों को जोड़ने का काम हुआ है। एक रोडों का जाल बिछा है। हर क्षेत्र में सड़कें पहुंची हैं, सीमांत क्षेत्रों तक सड़कें पहुंची हैं। अब पर्वतमाला के माध्यम से
जो इस बार भारत सरकार ने पर्वतमाला योजना जो प्रारंभ की है, उस योजना का सर्वाधिक लाभ उत्तराखंड को होने वाला है। और अब अगली बड़ी खबर देहरादून से है, जहां अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस का सत्याग्रह होने वाला है। प्रदेश भर में कांग्रेस का सत्याग्रह आज है। जगह जगह पर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करने वाले हैं और अब से थोड़ी देर बाद तस्वीरें आनी शुरू भी हो जाएंगी, क्योंकि प्रदेश भर में कांग्रेस का ये सत्याग्रह है। और आपको बता दें कि अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस का ये विरोध है। जगह जगह पर कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। अगली खबर रुड़की से है, जहां महिला के साथ गैंग रेप की वारदात में खुलासा अब तक नहीं हो सका है। महिला और उसकी बच्ची के साथ हुई थी दरिंदगी। बता दें आपको कि चलती कार में महिला के साथ गैंग रेप हुआ था और इस मामले में अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। सवाल पुलिस की कार्यशैली पर भी है। महिला के साथ गैंग रेप की वारदात में अब तक कोई खुलासा नहीं हो सका है। महिला और उसकी बच्ची के साथ दरिंदगी की गई थी। बताया जा रहा है कि चलती कार में महिला के साथ गैंग रेप हुआ था। इस मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। पुलिस अब तक कोई सुराग जुटा नहीं पाई है, ना ही आरोपियों की धरपकड़ अब तक हो पाई है। महिला और उसकी बच्ची के साथ दरिंदगी का ये मामला है और गैंग रेप के मामले में पुलिस के हाथ खाली है। तो लगातार बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं रुड़की से। महिला के साथ गैंग रेप की वारदात में खुलासा अब तक नहीं हो सका है। महिला और उसकी बच्ची के साथ दरिंदगी हुई थी और चलती कार में महिला के साथ गैंग रेप हुआ था और इस मामले में अब तक पुलिस आरोपियों को पकड़ नहीं पाई है। विनीत मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विनीत, क्या कोई अपडेट है आरोपियों की धरपकड़ को लेकर, या इस मामले में अभी कार्यशैली पर भी सवाल है पुलिस के? तो क्या कुछ अब तक ये मामला आगे की तरफ बढ़ा है, कानूनी प्रक्रिया कुछ हुई है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से 48 घंटे बीतने वाले हैं, लेकिन अभी तक जो है पुलिस के हाथ खाली है। यानी जो गैंग रेप के जो आरोपी है वो अभी पुलिस के हत्या नहीं कर पाए हैं। हालांकि महिला ने जो है एक आरोपी को पहचाना है, लेकिन वो पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है और लगभग जो है 4 से 5 लोग इसमें कार सवार में बताए जाते हैं। 4 से 5 जो लोग हैं वो कार में सवार थे। अब पुलिस का यही कहना है कि जो CCTV कैमरे ग्रेनार पर बने हुए थे उनकी जो है उनके आधार पर जो है जाँच पड़ताल की जा रही है। जी, रुद्रपुर में युवक को पीटने का वीडियो वायरल हुआ है। हमलावरों का झुंड लाठी डंडों से पीटता हुआ दिखाई दे रहा है और उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर से किच्छा रास्ते की ये घटना बताई जा रही है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से युवक को पीटा जा रहा है। कुछ लोग मिलकर पीट रहे हैं। ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, लेकिन इन युवकों के बारे में अब तक जानकारी नहीं। युवक को दौड़ा कर पीटा गया, लेकिन ये कौन लोग थे जो युवक को पीट रहे थे, इसकी जानकारी अब तक नहीं है। वहीं उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। 28 और 29 जून को प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश होने वाली है, जबकि 29 जून को तो बहुत भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि चारधाम यात्रा मार्ग पर एहतियात बरतने की भी जरूरत है। मॉनसून की दस्तक के साथ ही उत्तराखंड में आफत के बादल मंडरा रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो उत्तराखंड के लोगों को 28 और 29 जून को बेहद ही सावधान रहने की जरूरत है। इन 2 दिनों में पूरे प्रदेश में बारिश होगी, मगर 29 जून को प्रदेश भर में भारी बारिश की आशंका है। 27 में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो कुमाऊं क्षेत्र है उसमें करीब ज़्यादातर जगहों में है, और जो गढ़वाल क्षेत्र है इसमें कुछ जगहों में जो है हल्की से मध्यम जो एक्टिविटी वो रहेगी। 28 और 29 की बात करें तो उसमें और भी जो बारिश की एक्टिविटी वो बढ़ेगी। 28-29 में ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश है पूरे प्रदेश में, और साथ ही जो भारी बारिश है तो वो भी आप जो 28 तारीख को जो है वो देखेंगे कि जो हमारे कुमाऊं के डिस्ट्रिक्ट से हिल्स वाले, और साथ ही जो देहरादून है या टिहरी पौड़ी डिस्ट्रिक्ट है, तो इनमें भी इक्का दुक्का जगहों में 28 और 29 में हैवी रेन्स की संभावना बनी हुई है। चारधाम यात्रा चल रही है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासनिक अमला हरकत में आ गया है। तीर्थ यात्रियों से कहा गया है वो मौसम विभाग के अलर्ट को ध्यान में रखते हुए ही यात्रा करें।
28 जून को मौसम विभाग का यह पूर्वानुमान है कि पर्वतीय क्षेत्रों कुमाऊं और गढ़वाल दोनों रीजनों के जिलों में भारी बारिश होगी, लेकिन 29 जून को जब मौसम में परिवर्तन होगा, मानसून दस्तक देगा, उस वक्त सभी जिलों में बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना जताई गई है। ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक तरफ जहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, उसके बाद सभी जो तंत्र है, आपदा प्रबंधन विभाग हो या अन्य विभागों में पूरी तरह से सतर्क हो गए हैं ताकि मानसून सीजन के दौरान किसी भी तरह की दिक्कत लोगों को ना आए। अगर बारिश ज्यादा है, सबसे ज्यादा परेशानी केदारनाथ यात्रियों को हो सकती है, क्योंकि केदारनाथ यात्रा के लिए 18 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई होती है। इस रास्ते पर लैंडस्लाइड का खतरा रहता है। ऐसे में ज्यादा बारिश होने पर यात्रा मार्ग पर परेशानी बढ़ जाती है। उधर चारधाम के लिए जाने वाले मार्गों पर ऐसे कई खतरनाक लैंडस्लाइड जोन हैं, जहां अक्सर मलबा गिरता रहता है। ऐसे मार्गों पर भी चौकसी बढ़ाई जा रही है। जून का शुरुआती महीना था, उस वक्त अगर देखा जाए तो यात्रियों की संख्या में बहुत बड़ी इजाफा हुआ था। उस वक्त तकरीबन हर रोज 40 से 50 हज़ार यात्री दर्शन के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन पिछले 2 दिनों से यात्रियों की संख्या में कमी आई है। अब हर रोज तकरीबन 20 हज़ार के करीब यात्री चारों धामों में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इस लिहाज से कहा सकता है कि 29 तारीख को जब मानसून उत्तराखंड में दस्तक देगा, उस वक्त भी यात्रियों की संख्या में हल्की गिरावट की संभावना जताई गई है। देहरादून से अपने सहयोगी मनोहर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे दें, मथुरा पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और अब तस्वीरें भी वहां से आने लगी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे मथुरा और सीएम योगी और राज्यपाल ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। सीएम पहले पहुंच चुके थे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जो कि पहले पहुंच चुकी थी आगवानी करने के लिए। और देखिए, राष्ट्रपति आज बांके बिहारी मंदिर में सबसे पहले दर्शन करेंगे और इसके बाद कृष्ण कुटीर में बेसहारा महिलाओं से वो मुलाकात करेंगे। ये कार्यक्रम भी आज का अहम रहने वाला है, लेकिन सबसे पहले बांके बिहारी के दर्शन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।